नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी समान नागरिक संहिता पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी की, यूपी पंचायत चुनावों में मचे हंगामे की, जानेंगे मंदिर ट्रस्ट से क्यों नाराज है संघ, और महंगाई पर क्या है राहुल गांधी का तंज। और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर में चल रहे परिसीमन के काम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पशुपति पारस को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। चिराग पासवान की याचिका हुई खारिज। लोकसभा स्पीकर के फैसले को दी गई थी चुनौती। लोकसभा स्पीकर ने चिराग की जगह पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल के नेता के रूप में दी है मान्यता। फर्जी टीकाकरण शिविर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का दखल से इनकार। कहा अभी कोलकाता पुलिस कर रही है जांच में दिखी खामी तो हाई कोर्ट कर सकता है सुनवाई। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने दिए झुकने के संकेत। दिल्ली हाई कोर्ट में रखा पक्ष, बताया फिलहाल रोक दी गई है प्राइवेसी पॉलिसी, यूजर्स को नहीं करेंगे मजबूर। शेयर बाजार में आई गिरावट, 183 अंकों की गिरावट के साथ 52,386 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 38 अंकों में गिरावट के साथ 15,690 पर आया निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। समान नागरिक संहिता का मामला जल्दी ही भारतीय राजनीति में बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बीजेपी की ओर से तो पहले से ही ये कोशिश चल रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। तो क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मामला अब तक राजनीतिक था, लेकिन जल्दी ही कानूनी भी हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत बताई। दरअसल कोर्ट के सामने ये सवाल खड़ा हो गया था कि तलाक को हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक फैसला दिया जाए या फिर मीणा जनजाति के नियम के मुताबिक। पति हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती है, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। इस वजह से उसके पति द्वारा दायर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी खारिज की जाए। पति ने हाईकोर्ट में पत्नी के इसी दलील के खिलाफ अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत महसूस की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि इस फैसले को कानून मंत्रालय भेजा जाए ताकि कानून मंत्रालय इस पर विचार कर सके। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, भारत के युवा विभिन्न समाज, जातियों और जनजातियों या धर्म से आते हैं और विवाह करते हैं। उन्हें अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण अपने हक की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, खासकर शादी या तलाक के मामलों में। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र को इस पूरे मामले में एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 44 में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की उम्मीद जताई गई है, उसे अब हकीकत में बदलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को लेकर है। इसके तहत देश में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, उस पर एक कानून लागू होता है। फिलहाल अलग अलग धर्म, जाति, जनजाति के लिए कई अलग अलग कानून हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट और पारसी मैरिज एक्ट जैसे कई कानून देश में मौजूद हैं और कोर्ट की टिप्पणी इन्हीं कानूनों को लेकर है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब मोदी सरकार को भी मौका मिल गया है कि जो पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करने की कोशिश में है, इसे लेकर देश में हंगामा मचना भी तय है। फिलहाल तो यूपी में चल रहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। जिस तरह से ज्यादा सीटों को जीतने की रणनीति बीजेपी ने अब बनाई है, उसके बाद विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि ऐसे में चुनाव की क्या जरूरत थी। तो क्यों सवालों में आई यूपी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी द्वारा दावा किया जा रहा है कि 825 ब्लॉक प्रमुखों की सीटों में से 292 पर उसकी जीत तय हो चुकी है। ये वो सीटें हैं जहां नामांकन के दौरान सिर्फ एक उम्मीदवार का पर्चा दाखिल हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही होगा, तभी बीजेपी की ओर से ये जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार क्यों सामने नहीं आया, इसकी झलक यूपी के 19 जिलों से सामने आ रही तस्वीरें और वीडियो बता रहे हैं। जगह जगह विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया। लखीमपुर खीरी, अमरोहा, उन्नाव, बुलंदशहर, अयोध्या, संत कबीर नगर, मैनपुरी, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़,
जौनपुर और गोरखपुर सभी जगह विपक्षी उम्मीदवार सिर्फ तमाशबीन बन गए, क्योंकि उन्हें नामांकन करने से रोका गया। पुलिस व्यवस्था में जमकर खामियां दिखाई दी। इसे लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि हमारी ओर से जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के चुनावों को लेकर तैयारी 1 महीने पहले ही पूरी कर ली गई थी। 90% सीटों पर उम्मीदवार भी तय हो चुके थे। हम सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन जिस तरह की स्थिति आज यूपी में है उसमें कोई चुनाव कैसे हो सकता है। पंचायत के चुनावों में भाजपा पूरी तरह हार गई। उस हार का अब बदला लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार को जनता ही सबक सिखाएगी। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जब सरकार की किरकिरी हुई तो योगी सरकार को भी कार्रवाई करनी पड़ी। लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ हुई बदसलूकी के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी दशा में माहौल खराब करने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। चुनाव में हंगामे का ये मामला जल्द ही शांत होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष विधानसभा चुनावों में इसे भी उठाने की तैयारी में है। यूपी में विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद होने हैं और चुनावों से पहले बीजेपी के सहयोगी उससे नाराज दिखाई दे रहे थे। संजय निषाद तो यहां तक दावा कर रहे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, लेकिन 24 घंटे में ही उनके सुर बदल गए। तो क्यों बदले संजय निषाद के सुर, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री परिषद विस्तार में 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 78 हो गई है। मंत्री परिषद विस्तार के बाद से बीजेपी के सहयोगी दलों में नाराजगी देखी जा रही थी, खास तौर पर जेडीयू और निषाद पार्टी में। जेडीयू ने तो अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त नहीं की, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मुखर होकर बोल रहे थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने उनके भरोसे को तोड़ा है और अब निषाद पार्टी अपनी ओर से फैसला करने को स्वतंत्र है। संजय निषाद ने तो सड़क पर उतरने का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन अब 24 घंटे में ही उनके सुर बदल गए हैं। संजय निषाद ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा, कुछ विरोधियों के जरिए से हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मछुआ समाज के भावनात्मक भाव को इस तरह उछाला जा रहा है कि जैसे हम बगावत कर रहे हों। निषाद पार्टी और बीजेपी की मित्रता नेचुरल मित्रता है। हम मुख्यमंत्री और पीएम मोदी के साथ हैं और रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी मुद्दे और समस्याओं का जल्द समाधान हो जाएगा। मछुआ समाज के लिए जितना काम बीजेपी सरकार ने किया है, उतना काम अन्य किसी सरकार ने नहीं किया है। अभी भी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण तत्काल होना चाहिए। तो माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के कारण संजय निषाद के सुर अचानक बदल गए हैं। कहा जा रहा है कि संजय निषाद को योगी सरकार में जगह दी जा सकती है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी एमएलसी की एक सीट भी संजय निषाद को दे सकती है, जिससे चुनकर वो विधान परिषद में पहुंच सकते हैं। शायद योगी सरकार की ओर से कुछ ऐसे संकेत मिले जिसने संजय निषाद को यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो दावा कर रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनावों में जिस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा होगी वो है अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर। लेकिन मंदिर निर्माण का काम भी विवादों में घिरता दिख रहा है। जमीन खरीद के मामले में जो आरोप मंदिर ट्रस्ट पर लगे हैं, उसे लेकर अब संघ ट्रस्ट के महासचिव पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर संघ की परेशानी बढ़ती जा रही है। संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी को मंदिर निर्माण के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। संघ की सबसे बड़ी चिंता मंदिर ट्रस्ट पर लग रहे गड़बड़ी के आरोपों ने बढ़ा रखी है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद मामले में जिस तरह से गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उसे लेकर संघ से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट में शामिल अधिकांश लोग संघ के करीबी हैं। ट्रस्ट भले ही दावा करे कि जमीन खरीद मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन ट्रस्ट की सफाई पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। संघ सार्वजनिक रूप से भले ही ट्रस्ट का बचाव कर रहा हो, लेकिन इस मामले में उसकी छटपटाहट साफ साफ देखी जा सकती है। संघ की चित्रकूट में चल रही बैठक में ये मुद्दा छाया हुआ है। बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भी बुलाया गया है। संकेत मिल रहे हैं कि चंपत राय को मंदिर ट्रस्ट से दूर रहने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जी हां, संघ चंपत राय से इस्तीफा भले ही न मांगे, लेकिन ट्रस्ट के फैसलों से उन्हें दूर जरूर किया जा सकता है।
मंदिर ट्रस्ट के एक और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनसे भी ट्रस्ट के फैसलों से दूरी बनाए रखने को कहा जा सकता है। फिलहाल ट्रस्ट ने नई जमीन की खरीद पर रोक लगा दी है। बीजेसी क्षेत्र में जमीन खरीद के दौरान 2 करोड़ की जिस भूमि का 18 करोड़ में हुए सौदे को लेकर मामला सुर्खियों में छाया हुआ है, उसी के पास कोल डिपो क्षेत्र में कई हेक्टेयर जमीन का सौदा तय हुआ था। उसकी रजिस्ट्री होनी थी, उसे रोक दिया गया है और जमीन गड़बड़ी के मामले में ट्रस्ट के जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन्हें अब ट्रस्ट से दूर रखा जा रहा है। इन लोगों से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि संघ नहीं चाहता है कि इस्तीफे को लेकर विपक्ष को एक और मौका दिया जाए। इस्तीफे का मतलब ही होगा कि जमीन गड़बड़ी को संघ ने स्वीकार कर लिया है। अयोध्या में राम मंदिर जमीन सौदे में हुई गड़बड़ी का आरोप सबसे पहले समाजवादी पार्टी नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन ने लगाया था। बाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक के बाद एक आरोप मंदिर ट्रस्ट पर लगाए थे। संघ अब नुकसान की भरपाई में जुटा है। कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर रहा है कि जमीन खरीद में कुछ तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष को संघ पर निशाना साधने का मौका ना मिले, इसलिए वो काफी सोच समझकर फैसला कर रहा है। संघ बचाव की मुद्रा में है तो सरकार भी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। दरअसल जिस तरह से देश में ईंधन के दाम बढ़े हैं, उसके बाद सरकार मुश्किल में दिख रही है। जनता परेशान है और इसे लेकर आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। देखिए ये रिपोर्ट। तेल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पे भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट में पीएनजी और सीएनजी का हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए यह दावा किया कि महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम पर कई बार निशाना साधा है। कोरोना ने देश की सेहत बिगाड़ रखी है तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आपकी जेब की सेहत बिगाड़ दी है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने सीएनजी की कीमत में 90 पैसे प्रति किलो और पीएनजी की कीमत में दिल्ली में ₹1.25 प्रति एससीएम का इजाफा किया है। देखना है कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ करती है या फिर हमेशा की तरह विपक्ष की आवाज को अनसुना कर देती है। जनता महंगाई से परेशान है तो आरजेडी की परेशानी को उनकी प्रदेश अध्यक्ष ने बढ़ा दिया है। तो क्या फैसला किया है आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने, जिससे परेशान दिख रही है आरजेडी? देखिए ये रिपोर्ट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है, लेकिन अभी तक आरजेडी सुप्रीमो ने इसे स्वीकार नहीं किया है। दावा किया गया है कि जगदानंद सिंह ने उम्र का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। वो 80 साल के हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों के बाद भी वो इस्तीफा देना चाहते थे। विधानसभा चुनावों में आरजेडी सत्ता के करीब पहुंचकर हार गई थी, लेकिन उस समय लालू प्रसाद यादव ने उन्हें इस्तीफा न देने के लिए मना लिया था। पार्टी का कहना था कि जगदानंद सिंह के इस्तीफे से गलत मैसेज जाएगा, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। वैसे जगदानंद सिंह के इस्तीफे को उनकी उम्र से जोड़कर ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ उनका विवाद भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इस साल की शुरुआत में पार्टी ऑफिस पहुंचे तेज प्रताप यादव ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि उनके स्वागत के लिए जगदानंद सिंह पार्टी ऑफिस में नहीं थे, लेकिन मामला हाथ से निकले उससे पहले ही लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को नसीहत देकर शांत करा दिया था, साथ ही जगदानंद सिंह को भी मना लिया था। लेकिन 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना दिवस पर तेज प्रताप यादव ने फिर से उन पर तंज कस दिया। दरअसल पार्टी ऑफिस पहुंचे तेज प्रताप ने तंज भरे लहजे में कहा था कि जगदानंद अंकल नाराज हैं क्या? और उसके बाद अब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर आ रही है। वैसे अभी इसकी जगदानंद ने पुष्टि नहीं की है। जब इस्तीफे को लेकर जगदानंद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इतना आसान है जगदानंद से बुलवा लेना। वैसे जब जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तभी उन्होंने शर्त रख दी थी कि वो सिर्फ 1 साल ही इस पद पर रहेंगे। ऐसे में उनका इस्तीफा देना कोई अचानक या बड़ी बात नहीं है, ये वो पहले से ही तय कर चुके थे।
और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर में परिसीमन की। 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले राज्य में विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन कराया जाएगा। परिसीमन आयोग के सदस्य भी इस समय इस केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर हैं। आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने परिसीमन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है सुशील चंद्रा ने, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परिसीमन आयोग की टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और अब आयोग द्वारा परिसीमन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, जबकि परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने कहा, पिछले परिसीमन पर 12 जिले थे, लेकिन अब प्रदेश में 20 जिले हैं। आयोग ने 290 से अधिक दलों और संगठनों से मुलाकात की, जिसमें 800 के आसपास सदस्य थे। इन दलों ने परिसीमन पर खुशी जताई। कुछ दलों ने राजनीतिक आरक्षण की भी मांग की है। आयोग के सदस्य सुशील चंद्रा ने कहा है कि परिसीमन एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ये बेहद जरूरी है। हमें जम्मू कश्मीर में 7 नई सीटें जोड़नी है, साथ ही एसटी के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है। इनके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए अलग रहेंगी। जिन लोगों को इस परिसीमन पर कोई राय देनी हो, वो नोडल अफसर को राय दे सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।